नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 25 पारिस्थितिकी के नियम का भाग 2। विद्यार्थियों, इस भाग में हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या किसे कहते हैं, क्योंकि इससे पूर्व वाले भाग में हमने प्रजाति के बारे में पढ़ा था, जिसको हम जाति भी कहते हैं, स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है। उसमें मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि समान लक्षण दर्शाने वाले ऐसे सजीवों का समूह जिनमें प्राकृतिक रूप से प्रजनन संभव हो तथा उससे उत्पन्न संतति जो होती हो वो उर्वर हो, तो उस समान लक्षणों वाले जीवों का समूह जाति के नाम से जाना जाता है। इसी जाति से आपके जनसंख्या का निर्माण हुआ है। तो जनसंख्या किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, एक विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट समय में उपस्थित एक ही प्रजाति के जीवों का समूह जो होता है वो जनसंख्या कहलाता है। अर्थात जनसंख्या के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटक जो आपके सामने निष्कर्ष के रूप में आते हैं कि एक निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित स्थान और समय पर उपस्थित एक ही प्रजाति के जीवों का समूह आपके जनसंख्या कहलाता है। इस जनसंख्या का संबंध अगर हम बात करें तो मानव के संदर्भ में यदि मानवों का समूह जो कि एक निश्चित स्थान और समय पर पाया जाता है उसे हम जनसंख्या कहेंगे। यद्यपि अगर हम किसी अन्य सजीव का नाम लेते हैं, अन्य मानव को छोड़ करके कोई भी सजीव का नाम लेते हैं, तो उसे हम जनसंख्या के स्थान पर समष्टि कहते हैं। यह समष्टि किसी भी जंतु की हो सकती है और वनस्पति की समष्टि हो सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही आप देख सकते हो कि जनसंख्या और इसके विभिन्न प्रकार के घटकों का जो अध्ययन होता है उसे हम डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो डेमोग्राफी क्या है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है और ऐसे वैज्ञानिक या ऐसे व्यक्तियों का समूह जो जनसंख्या का अध्ययन कर रहा है उसको हम डेमोग्राफर के नाम से जानते हैं। जनसंख्या के क्या क्या अभिलक्षण है? देखिए, किसी भी जनसंख्या को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के घटकों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आता है जनसंख्या घनत्व क्या है, जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रकीर्णन क्या है, फैलाव, जैविक विभव क्या होता है, आयु बंटन क्या होता है, अर्थात आयु के आधार पर जो जनसंख्या के सदस्य हैं उनको किन किन भागों में बांटा जा सकता है, विक्षेपण क्या होता है और जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से प्रारूप पाए जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर आता है हमारा जनसंख्या घनत्व कि एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको कहूं कि जयपुर में यदि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर 880 है तो ये इसका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अर्थात समय निश्चित होना चाहिए। मान लीजिए कि वर्ष 2023 में जयपुर में जनसंख्या घनत्व 880 प्रति वर्ग किलोमीटर था। इससे क्या अभिप्राय है? नंबर 1 स्थान में निश्चित हो गया कि जयपुर, वर्ष निश्चित हो गया 2023 में मानव जनसंख्या जो कि 1 वर्ग किलोमीटर में उपस्थित थी, अगर वो 880 है तो उसे हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो आप अगर किसी सूत्र से निकालना चाहो तो कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए। मान लीजिए साहब जयपुर की जनसंख्या आपके 50 लाख है और अगर जयपुर का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये 30 वर्ग किलोमीटर है, तो उस परिस्थिति में यहाँ का जो इसको भाग देने पर अनुपात प्राप्त होगा वो हमारा जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको आंकिक आंकड़े दे करके और उन आंकड़ों के माध्यम से अगर जनसंख्या घनत्व का निर्धारण करना हो तो आप आसानी से याद कर सकते हो। जन्म दर किसे कहते हैं कि एक निश्चित अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित मानव जन्मों की संख्या, मान लीजिए कि 2024 में ये निश्चित हो गया। मैं कह दूं आपके अजमेर में स्थान निश्चित हो गया कि 1000 व्यक्तियों पर
मान लीजिए जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 17 है, तो वो उसकी जनसंख्या जो है उसमें जन्म दर के नाम से जानी जाती है। तो ये जनसंख्या को समझाने के लिए दूसरा एक महत्वपूर्ण डाटा हो गया, जो हमें ये बताने का प्रयास करता है कि जनसंख्या किसे कहते हैं, अर्थात प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जीवित सदस्यों की संख्या। अगर मान लीजिए 100 बच्चों ने जन्म लिया है और उसमें से मान लीजिए 10 की मृत्यु हो जाती है, तो उन 10 की यहाँ पर गणना नहीं की जाती है, उन 10 को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो एक वर्ष में जीवित जन्म की संख्या बटा मध्य वर्ष की आबादी, इसमें लगभग राउंड फिगर में अनुमान से हम आबादी ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए जयपुर में वर्ष 2023 में 5000 बच्चों ने जन्म लिया और मान लीजिए मध्य वर्ष में जयपुर की अनुमानित आबादी मान लीजिए 50 लाख है, तो उस परिस्थिति में 5000 बटा आपका 50 लाख आबादी हो गई, इसको आपके 1000 से गुणा कर देते हैं तो जन्म दर को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। सेम आंकड़ा हम लोग मृत्यु दर के लिए भी ज्ञात करते हैं, अर्थात किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पर प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या, अर्थात इसके अंदर मरने वाले लोगों को सम्मिलित किया जाता है कि कितने व्यक्तियों की मौत हुई है, उसे हम मृत्यु दर के नाम से भी जानते हैं। तो मृत्यु दर भी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। बिखराव या प्रकीर्णन किसे कहते हैं, डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं। अब मेरी बात समझिए आप कि किसी भी क्षेत्र विशेष में नए सदस्यों का आना और कुछ सदस्यों का दूसरे स्थान पर जाना, ये प्रकीर्णन कहलाता है। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए ये अजमेर है, अजमेर में से मान लीजिए किसी कारणवश वर्ष 2023 में आने वाले लोगों की संख्या मान लीजिए 10,000 थी। इनके आने का कारण हो सकता है शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो इसकी वजह से जो आकर के यहाँ स्थायी रूप से बस जाते हैं, स्थायी रूप से बस जाने की स्थिति में ये यहाँ की जनसंख्या का हिस्सा बन जाते हैं। इसे हम आप्रवास के नाम से जानते हैं। आना यानी आप्रवास। और मान लीजिए इसी समय 2023 में अजमेर छोड़ करके 2000 व्यक्ति अगर चले गए, किसी भी कारण से छोड़ करके जा सकते हैं, हो सकता है उनका स्वास्थ्य वहां पर खराब रह रहा हो सकता है वहां पर ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो रही है जो वहां का वातावरण प्रतिकूलित बनाते हो, या हो सकता है खाद्य पदार्थों की कमी हो सकता है आपके जल की कमी हो। तो अगर इनका 2000 व्यक्ति छोड़ करके चले जाते हैं तो इसे हम उत्प्रवास के नाम से जानते हैं। तो आवास यानी आना, उत्प्रवास यानी जाना, अर्थात निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर आने वाले व्यक्ति जो उस जनसंख्या का स्थायी हिस्सा बनते हैं उन्हें हम आप्रवासी कहेंगे, और छोड़कर जाने वाले जो सदस्य है, जो वर्तमान में तो इस जनसंख्या का सदस्य थे लेकिन भविष्य में ये अपने गिनती में नहीं आएंगे, इनको हम उत्प्रवासी के नाम से जाना जाता है। आवास प्लस उत्प्रवास दोनों सामूहिक रूप से प्रकीर्णन के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात प्रकीर्णन किसी भी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करता है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व जो होता है वो मूल रूप से निम्न घटकों पर निर्भर करेगा। अगर किसी स्थान की जन्म दर ज्यादा है तो उस परिस्थिति में घनत्व जो होगा जनसंख्या का वो बढ़ेगा। अगर किसी संख्या में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अगर बढ़ जाती है तो जनसंख्या घनत्व घटेगा। तो किसी स्थान पर अगर आने वालों की संख्या ज्यादा है तो जनसंख्या वृद्धि होगी, घनत्व में वृद्धि होगी, और अगर जाने वालों की संख्या अधिक है तो जनसंख्या घनत्व में कमी आएगी। अब यहाँ निष्कर्ष देखिए आप कि यहाँ पर मान लीजिए आप जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से घटक है जो हमारे जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने का कार्य करेंगे। सबसे पहला जो घटक आता है वो आता है आपका जन्म दर। अगर किसी स्थान पर जन्म दर अधिक है उस परिस्थिति में जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, जिसे मैंने यहाँ पर आपके प्लस के निशान द्वारा दर्शाया है। अगर मान लीजिए किसी स्थान पर आने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, आवास अगर ज्यादा दर्शाया जा रहा है, तो भी आपके जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है।
ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या में कमी आ सकती है? इसका एक कारण हो सकता है अगर मृत्यु दर ज्यादा हो। अगर मृत्यु दर ज्यादा हो उस परिस्थिति में आपके जनसंख्या में गिरावट आती है। मान लीजिए 1000 शिशुओं का जन्म होता है और उसी वर्ष मान लीजिए आपके 500 व्यक्तियों की मौत हो जाती है, तो यहाँ पर उस जन्म दर में से मृत्यु दर माइनस करेंगे तो वो जनसंख्या को प्रभावित करेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो उत्प्रवास जो होता है, अर्थात यहाँ से छोड़कर जाने वाले व्यक्ति जो रहते हैं वो भी जनसंख्या घनत्व को घटाने का कार्य करते हैं। अगर आपको स्थान विशेष पर जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने घटाने वाले घटकों की बात करो तो ये 4 महत्वपूर्ण घटक है जो मैंने आपको आरेख द्वारा यहाँ समझाने का प्रयास किया है। जन्म दर जनसंख्या घटक जो घनत्व होता है उसको बढ़ाती है, मृत्यु दर घटाती है, आवास जो होता है आप्रवास वो आपके बढ़ाता है और उत्प्रवास घटाने का कार्य करता है। ये 3-4 जो घटक है इनका आपस में जनसंख्या घनत्व वृद्धि में क्या योगदान रहेगा वो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो। आयु बंटन किसे कहते हैं? अर्थात किसी भी जनसंख्या में विभिन्न आयु के सजीव पाए जाते हैं जिन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। देखिए, जनसंख्या के ऐसे सदस्य जिसका वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि में योगदान नहीं होता है उन्हें हम जनन पूर्व की श्रेणी में रखते हैं साहब। ये ऐसे घटक होंगे जो वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में इनके द्वारा योगदान दिया जाएगा। जनसंख्या के ऐसे सदस्य जो वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि में योगदान कर रहे हैं अर्थात जननशील व्यक्ति होते हैं जिनकी अभी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी की आयु 17 वर्ष से कम है तो वो इस श्रेणी में 0 से 17 वर्ष से कम आयु के मान लीजिए योगदान नहीं देते तो जनन पूर्व की श्रेणी में आते हैं। 18 से लेकर के मान लीजिए आपके 45 वर्ष तक के व्यक्ति अगर जनसंख्या वृद्धि में योगदान देते हैं तो इनको हम जनन वर्ग या प्रजननीय श्रेणी में रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 45 वर्ष हो चुकी है या ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिसका जनसंख्या वृद्धि में योगदान नहीं होगा वो आपके वृद्ध आपके जनन पश्च की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि में योगदान देते हैं या नहीं देते हैं इस आधार पर इनकी 3 श्रेणियां बनाई गई है, जनन पूर्व, जननीय और जनन पश्च श्रेणियां। ये हमारे आयु बंटन के नाम से जानी जाती है अर्थात आयु के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? जिसको सेक्स रेशो बोलते हैं। अर्थात किसी निश्चित समय और स्थान पर प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। अर्थात अगर किसी स्थान पर एक निश्चित समय में 1000 पुरुष उपस्थित है तो उनकी तुलना में महिलाओं की संख्या अर्थात जो फीमेल्स होती है उनकी संख्या जो होती है वो लिंगानुपात की श्रेणी में पाई जाती। सामान्यतया हमने ये देखा है कि भारत में अभी तक के जनसंख्या आंकड़े ये दर्शाते हैं कि यहाँ जन्म दर क्या लिंगानुपात जो होता है वो सामान्य रूप से पुरुषों का ज्यादा है, महिलाएं कम पाई जाती है और ये एक असंतुलन स्थापित करती है और ये असंतुलन आगे जाकर के घातक हो सकता है। अब देखिए, जो जनसंख्या के जो सदस्य हैं वो एक निश्चित आवास में पाए जाते हैं और जिस आवास में ये पाए जाते हैं वहां पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब इनके सामने 2 परिस्थितियां हो सकती है। हो सकता है अगर आवास में संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त हो, अगर मान लीजिए संसाधन पर्याप्त है उस परिस्थिति के अंदर आपके तीव्र गति से वृद्धि दर्शाई जाती है। इसे हम जे आकृति के वृद्धि वक्र द्वारा समझाते हैं। अर्थात आप क्या देखेंगे, प्रारंभ में जो व्यक्ति थे उन्होंने यहाँ पर आवास को अनुकूलित बनाया। अनुकूलित बनाने पर यहाँ धीमी वृद्धि हुई अर्थात इतने समय में ये टाइम टी है, यहाँ पर इतनी वृद्धि हो गई। मान लीजिए ओ से ए तक। जैसे ही इन्होंने प्रयास करके उस वातावरण में संसाधनों की सुगमता बढ़ाई, संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई, संसाधन उपलब्ध होते ही आप क्या देखेंगे, तेज गति से यहाँ पर वृद्धि होने लगती है। अगर किसी स्थान पर
पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है और अगर तीव्रता से जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो वहां पर संसाधनों में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। कमी आने पर वापस परिस्थितियां प्रतिकूल होती है और यहाँ जनसंख्या जो होती है वो घटने लगती है और घटने के बाद में एक समय ऐसा आता है जहां पर वो एक स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। अर्थात यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि का पैटर्न होता है किस प्रकार वो बढ़ रही है, धीमे बढ़ रही है, एकदम से पर्याप्त तीव्र गति से बढ़ रही है या तीव्र बढ़ करके घट करके स्थायी हो जाती है। इस आधार पर हम जनसंख्या वृद्धि वक्र जो होता है उसको दो श्रेणी में बांटते हैं। एक आता है हमारा जे आकृति का वक्र और एक आता है हमारा एस आकृति का वक्र। अगर हम वक्र की बात करें वो अगर एस रूप में पाया जाता है तो इसको सिग्मोइड या सिग्मा वृद्धि रूप के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर वृद्धि वक्र जो होगा वो जे होगा या एस होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर संसाधनों की उपलब्धता कितनी है, वहां रहने वाले सजीवों द्वारा जनन का जो पैटर्न दर्शाया जाता है वो पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए जे आकृति का वृद्धि वक्र। जनसंख्या का ऐसा वृद्धि प्रारूप जहां पर उपस्थित सजीव तेजी से प्रजनन करते हैं और मौसम के ताप, दाब, प्रकाश और वर्षा से शीघ्र प्रभावित होते हैं। इनकी जनसंख्या का जो वृद्धि प्रारूप होता है वो जे आकृति का प्राप्त होता है। आपने देखा होगा जैसे ही वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा आती है तो जुलाई के महीने में, अगस्त महीने में हम क्या देखते हैं, जो वहां पाए जाने वाले कीट होते हैं वो कीट आपके शाम को लगभग 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में इनकी संख्या जो होती, पहले तो इक्के दुक्के नजर आते हैं अर्थात धीमी वृद्धि होती है और फिर एकदम से तीव्रता से इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये अंग्रेजी के जे आकृति में प्रदर्शित हो रहा है, इसीलिए इसको इस रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, बरसात के समय जो कीड़े रात को लाखों की संख्या में हमें नजर आ रहे थे, हजारों की संख्या में हमें नजर आ रहे थे, सुबह होते ही कहां चले जाते हैं, उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो जाती है। अर्थात जे वृद्धि वक्र जो है वहां अंत में जाकर के विनाश को प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं क्रैश फेज। ये क्रैश हो जाता है, विनाश प्राप्त कर लेता है, यही आपका जे वृद्धि वक्र कहलाता है। क्या कारण था कि ये यहीं जाकर के समाप्त हो गया या रुक गया? क्योंकि यहाँ पर इतने संसाधनों की कमी आ जाती है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है कि उस निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले जो जैविक घटक होते हैं वो अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं। अर्थात उस समय के लिए ये प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं और आपकी वृद्धि जो होती है उस रुक जाती है। इसको यहाँ पर ए वक्र द्वारा दर्शाया गया है। जो यहाँ ए है वो जे आकृति का वक्र है। सामान्य रूप से जे आकृति के वृद्धि वक्र का गणितीय निरूपण, जो मैथमेटिकल प्रदर्शन किया जाता है, वो आपके निम्नानुसार किया जाता है। इसको हम dn/dt बराबर rn द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सूत्र है ये हमारा सूत्र जे आकृति का वृद्धि वक्र जो होता है उसके लिए दर्शाया गया है। लेकिन ऐसे स्थान जहां पर प्रारंभ में संसाधनों की कमी होती है, उपलब्धता कम होती है, उस परिस्थिति के अंदर संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जाता है। परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में समय लगता है और कुछ समय पश्चात जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है, प्रारंभ में वृद्धि का धीमा होना इस बात को दर्शाता है कि यह परिस्थितियां अभी अनुकूलित नहीं है। ये अवस्था ओ से ए तक देखी जा सकती है। ये वक्र यहां से लेकर के यहां तक का जो है ये ओ से ए तक का धीमी गति का वक्र है। फिर आप क्या देखते हैं, संसाधनों की उपलब्धता इनकी संख्या को एकदम से तीव्रता से बढ़ाती है, जिसको हम यहां तक देख सकते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, उस स्थान विशेष पर संसाधनों में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। संसाधनों में धीरे धीरे गिरावट का आना मतलब ये इस स्थान तक आप देख सकते हैं कि संसाधन में गिरावट आई है और कुछ समय पश्चात में ये एक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, स्थिरता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यहाँ प्राप्त वक्र अंग्रेजी के एस आकृति जैसा नजर आता है, इसीलिए हम सिग्मोइड वक्र या एस वक्र के नाम से जानते हैं। जहां तक इसके गणितीय निरूपण की बात आती है तो देखिए dn/dt rn
k माइनस एन अपॉन के, यहाँ पर ये जो घटक होता है ये एक अतिरिक्त जुड़ जाता है, ये यहाँ पर एस आकृति के वक्र को दर्शाता है। देखिए इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है ये आपके कोर्स से परे है, तो अधिक अच्छा होगा कि आप इसको याद कर लें। दोनों जे वक्र और एस वक्र के लिए जो गणितीय निरूपण होता है वो आपके महत्वपूर्ण होता है। देखिए एस आकृति वक्र या सिग्मा रूपी वक्र, जैसा मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि इसमें 3 अवस्थाएं होगी, एक लेग अवस्था, वृद्धि प्रावस्था, स्थायी प्रावस्था। वास्तव में स्थायी प्रावस्था धीरे धीरे गिरावट आती है। लेग प्रावस्था जो होती है इसमें धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि होती है। वृद्धि प्रावस्था में यह आपकी चर घातांक की वृद्धि दर्शाई जाती है, अर्थात तेजी से वृद्धि दर्शाई जाती है, और फिर वृद्धि धीमी होकर स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। ये इसकी खास बात होती है। अर्थात हम देख सकते हैं जितने बड़े जंतु होते हैं वो इसी प्रकार का वृद्धि पैटर्न दर्शाते हैं। ये आया, ये बढ़ा, फिर धीमी होकर के स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। यही हमारा एस वक्र है। इसके उदाहरण आपके मानव जनसंख्या देख सकते हैं और बड़े जंतुओं की जनसंख्या देख सकते हैं। विगत 50 वर्षों में बहुत तेजी से विश्व की जनसंख्या बढ़ी है, विशेष रूप से भारत की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है। कारण क्या था कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब धीरे धीरे कुछ समय पश्चात हो सकता है इसमें गिरावट आ जाए, वो परिस्थितियां फिर अलग प्रकार की होगी। इसमें जंतु शुरुआत में नए स्थान पर आकर के बसते हैं और कुछ समय बाद जनन प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मान लीजिए आपके लिए आवास प्रतिकूलित है, तो प्रारंभ में मानव द्वारा इस आवास को अनुकूल बनाया जाता है। अगर संसाधन उपलब्ध नहीं है तो संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई जाती है। जैसे ही संसाधन की उपलब्धता बढ़ जाए, परिस्थितियां अनुकूल हो जाए, तो उस सजीव समष्टि द्वारा अर्थात उस पॉपुलेशन या जनसंख्या द्वारा तीव्रता से वृद्धि दर्शाई जाती है। और जैसे ही वृद्धि तीव्रता से होगी तो उस परिस्थिति में आप क्या देखेंगे कि संसाधनों की अचानक कमी आने लगती है, और संसाधनों में अचानक कमी आने की वजह से धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि वहां पर जनसंख्या घटते हुए स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। ये हमारे इस वृद्धि पैटर्न की खास बात होती है। स्थायी प्रावस्था में खाद्य पदार्थ, जल या किसी पदार्थ की कमी से बाधा उत्पन्न होने से जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अर्थात परिस्थितियां जैसे ही आपकी ऐसी आने लगती है कि जितना संसाधन उपलब्ध है उतने ही जीवित रह पाएंगे, तो उस परिस्थिति में फिर जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाग 2 में हमने ये पढ़ा कि एक ही प्रजाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान एवं समय पर पाए जाते हैं उसे हम जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के घटक हमने पढ़े। विशेष रूप से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वालों में जन्म दर पढ़ी, मृत्यु दर पढ़ी, आवास पढ़ा, उत्प्रवास पढ़ा, और साथ ही हमने ये देखने का प्रयास किया कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है सजीवों में अलग अलग पैटर्न की होती है। निम्न वर्गीय सजीव जहां जे आकृति का वक्र दर्शाते हैं, वहीं पर उच्च वर्गीय जो जंतु होते हैं या दूसरे जीव पाए जाते हैं वो एस आकृति का वक्र दर्शाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर यह भाग समाप्त होता है। नमस्कार।